नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पीएलसी द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 05 के गणित विषय के वीडियो सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व 4 इकाई टेस्ट आयोजित किए जा चुके हैं और ये 5वां और अंतिम इकाई टेस्ट है। इसके बाद में आगे 15 टेस्टों की पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित जो नवोदय का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुरूप पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 15 टेस्टों की टेस्ट सीरीज और रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। तो ये अंतिम इकाई टेस्ट है और इसमें गणित विषय का एक टॉपिक बाकी रहा था, आंकड़ों का प्रबंधन, और उसके साथ में पीछे के जो 8 टॉपिक हमने अलग अलग इकाई वार टेस्ट के अंदर लिए हैं उनका रिवीजन टेस्ट भी साथ में था। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज का पहला प्रश्न और आपके पेपर का प्रश्न नंबर 41। संख्या 70,895 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? 2 चीजें पूछी गई हैं। संख्या पद्धति पाठ से ये प्रश्न है कि स्थानीय मान और अंकित मान। पहले आप खुद को इन दोनों में अंतर करना आना चाहिए कि स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होता क्या है। स्थानीय मान का मतलब होता है कोई भी संख्या है और उस संख्या में जो अंक हैं वो कौन से स्थान पर हैं, उस स्थान का मान क्या है वो उसका स्थानीय मान होता है। अंकित मान जो है इसको हम जातीय मान भी कहते हैं। जो अंकित मान है इसको जातीय मान भी कहा जाता है। जाति मतलब जो जिस अंक की जाति है, या अंकित मतलब जो अंक जिस रूप में अंकित है। जैसे चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो उसका स्वयं का जो मान होता है, चाहे 7 का स्थान 10,000 पे है लेकिन 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 8 का अंकित मान 8 ही होगा। इसी प्रकार चाहे वो कौन से स्थान पर हो उसका खुद का मान अंकित मान होता है। अब हमें 8 का क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो 8 जो है, 8 कौन से स्थान पर है? हम यहां से काई दाही चलते हैं सैकड़ा पे मतलब 100 के स्थान पर है। तो 8 का जो स्थान है वो 100 का है, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। अब क्या पूछा गया है? 8 का अंकित मान। 8 का हम लोग अंकित मान जब निकालेंगे, 8 का जब अंकित मान निकालेंगे, अंकित या जातीय मान, तो 8 का अंकित मान क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। अब इनका अंतर मतलब हमें घटाव करना है, बाकी करनी है। तो जब हम 800 में से 8 निकाल देंगे तो 792 आपके शेष रहेगा। 792 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। पहला ऑप्शन आपके एकदम सही है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए है जो राइट होगा। प्रश्न नंबर 42। अंकों 4, 0, 3, 7, 9 का केवल एक बार प्रयोग करना है। मतलब एक अंक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है, एक से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी एवं या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? पिछली बार अंतर पूछा था, इस बार योग पूछा था। पिछली बार स्थानीय और जातीय मान से संबंधित बात हो रही थी, अब छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित बात हो रही है। हमें यह मालूम है एक अंक की हम छोटी संख्या की जब भी बात करते हैं तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की जब भी हम बात करेंगे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार जितने अंकों की बड़ी बनानी होती है उतने हमेशा 9 लिखने होते हैं, और जितने अंकों की छोटी बनानी होती है उतने एक के बाद 0 लिखने होते हैं। लेकिन यहां आपको अलग अलग अंक दे रखे हैं और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आपको है जो 5 अंकों से बड़ी एवं छोटी बनानी, क्योंकि ये 5 अंक है और प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना ये प्रश्न में बोला गया है। तो हम पहले बढ़ाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या। जब हम बड़ी संख्या बढ़ाएंगे तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है बेटा? 9 है। तो पहले लिखेंगे 9, इसके बाद 7, फिर 4, फिर 3, 0। ये बन गई आपके बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमें बढ़ानी है इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 0। लिख दें क्या 0 को सबसे पहले? आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो इसमें 0 सबसे पहले लिखा है? क्योंकि 0 पहले लिखेंगे तो आपके हिसाब से सब छोटा है, लेकिन 0 का कोई मान नहीं होता है। और 0 को हम जैसे ही आगे लिखेंगे तो ये 5 अंकों की नहीं बनकर 4 अंकों की बन जाएगी। जैसे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपने 0 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया,
7 लिख दिया 9, तो ये बन गई 3779। हमें 5 अंकों की बनानी, 0 आगे लिखते उसका कोई मान नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है प्रत्येक का एक बार प्रयोग करके। तो इस ऐसा किसी ने बनाया है तो वो सीधा ही पहले से उसने गलत कर दिया है। अब हमें इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, इसके बाद आप 0 लिखोगे तो मान उसका बनेगा। फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब करना क्या था, योग, योग में तो जोड़ना होता है, तो 0 और 9 को हम जोड़ते हैं तो 9 ही होगा, 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 10 होते हैं, 4 और 4 8, एक हासिल का 9, 7 और 12, 1,27,909, 1,27,909 ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही पड़ा है। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सही किया होगा। तो ऑप्शन ए आपके 42 का एकदम राइट है। प्रश्न नंबर 43, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। ये अपने दूसरे पार्ट से हैं। पहले दोनों प्रश्न पहले जो अध्याय था उससे थे संख्या पद्धति से। अब अभाज्य संख्याएं, हालांकि हम संख्या पद्धति में भी शामिल कर सकते हैं। अभाज्य आपके भाजकता के जो नियम है वो दूसरे अध्याय के अंदर भी है। तो देखें, प्रथम 5 जो अभाज्य संख्या है इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, पहले तो हमें ध्यान करना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं है कौन सी। प्रथम जो 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी है, बेटा आपको अच्छे से मालूम होगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं, मतलब संख्या खुद के अलावा और किसी का भाग है जो नहीं जाए, इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो एक एवं स्वयं के अलावा उसमें एक का भाग जाना चाहिए और संख्या स्वयं का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा और किसी का भाग उसके अंदर नहीं जाता है तो वो अभाज्य होती है। और उसके अंदर और किसी का भाग जाना प्रारंभ हो जाता है तो वो आपके भाज्य संख्या कहलाती है। तो यही अंतर हमें ध्यान में रखना है। अब आप सोचेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक होनी चाहिए, नहीं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, इसलिए एक को इसमें शामिल हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी है, एक तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो भी 2, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, विशेष तौर पे ध्यान रखना बेटा। इसके बाद में 3 सबसे छोटी विषम हम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं क्योंकि एक आपके क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में 5, फिर 7, फिर 9, हमें कोई आगे इसी क्रम में विषम तो नहीं बनानी, जैसे हम 9 चले, जो अभाज्य है वही नोट करनी है। तो 11 अभाज्य संख्या है, ये कितनी हो गई, 2 3 5 हो गई। तो हमें 5 ही तो ढूंढनी थी। प्रथम 5 जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 और 11। अब इसमें बोला गया आपको सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो ये है आपके छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये है आपके बड़ी, इनका योग करना था। तो योग कर लेंगे अपन, 2 + 11 = 13 होगा। क्या होगा, 13। तो 13 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एकदम सही होगा। 13 आपका उत्तर होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ये ध्यान में होना चाहिए था कि कौन सी अभाज्य संख्या है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 7 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी। अब हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें कोई भी संख्या है, किसी संख्या के अंदर जब हम 24 का भाग देते हैं, बहुत सामान्य तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है। तो किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, कोई संख्या हमें मालूम नहीं है, जैसे उसके अंदर हम 24 का भाग देंगे तो भागफल आपके 15 आएगा। जैसे आप भाग करते हैं बेटा तो भागफल को हमेशा यहां लिखा जाता है, भाग जो फल होता है इसको यहां लिखा जाता है, और भागफल कितना बता रहा है ये कि भागफल तो कितने आएंगे, 15 आएंगे, लेकिन भाग पूरा नहीं जा रहा है तब हमेशा शेष रहता है, और जो शेषफल है वो 7 है। शेषफल कितना है, 7 है। अब किसी संख्या में 24 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल होता है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, भाजक है जो ज्ञात करना है। ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका है, भाज्य गुणा भागफल, भाज्य को भागफल से गुणा करना है और प्लस जो आता है उसमें शेषफल को जोड़ देना है, और तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भाजक प्राप्त हो जाएगा, और भाजक ही हमें है जो निकालना था। तो बहुत इजी है, इसमें आपके 24 गुणा भागफल 15 और प्लस 7,
24 को जब 15 से गुणा करते हैं तो 360 प्लस 7 बराबर 367 आएगा। 367 ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी एकदम सत्य है। यह आपके गणितीय संक्रियाएं जो पाठ है उनसे संबंधित है। बढ़िया आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 45, संख्या 48 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड एवं गुणज जो प्रश्नावली है, हम किसी का भी अभाज्य जब गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड जो विधि है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग 48 में जा रहा है 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो कितनी बार आ गए? 2 2 2, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, कितने हो गए? 4 प्लस 1 मतलब 5। 5 कुल कितने होंगे आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी 5 एकदम सत्य है, ऑप्शन बी राइट होगा। साधारण सा अभाज्य गुणनखंड निकालना था और इनकी टोटल संख्या आप सीधे भी काउंट कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे घात को जोड़ा है क्योंकि 2 4 बार आया है और 1 3 बार, 5 टोटल आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे 48 के। प्रश्न नंबर 46, भिन्नों 3/5, 2/3, 7/15 और 4/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको पहले तो ये मालूम करना है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। दो तरीके हैं। जब हमने भिन्न टॉपिक को किया था तब भी आपको बताया था कि या तो आपको भिन्नों के अंदर अंश में हर का भाग देकर दशमलव में बदल के कर सकते हैं, या फिर आपको ये जो हर है ये समान करने पड़ेंगे। और जब हम लोग हर को समान करते हैं तो जो सबसे बड़ा अंश होता है वो बड़ी भिन्न होती है और सबसे छोटा जो अंश होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। और हर समान करने के लिए इनका क्या लेना पड़ता है बेटा? एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम मतलब लसब। लसब हालांकि आपके टॉपिक तो हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से, लेकिन गणित के अंदर दशमलव और आपके लसब मसब दो प्रश्नावली इस बार हटाई गई है। हटाई भले ही है लेकिन गणितीय संक्रियाओं में वो इर्द गिर्द आपके घूमती रहेगी। जब भी आप भिन्न को करोगे तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, दशमलव में बदलने का भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं इनको आप छोड़ नहीं सकते, है ना, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। बात करें हमारे पास भिन्न है 3/5, 2/3, 7/15 और 4/5। अब पहले हम क्या करते हैं, इनका हर समान करते हैं। हर समान करने का एक ही तरीका है, इसमें क्या लेना है? एलसीएम लसब। लसब इसका 15 आएगा। सामान्य से बात है, लसब का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। तो 15 ही वो छोटी छोटी संख्या जिसमें 15 खुद का जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। इससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो इसका भी क्या हो गया? आपके हर 15 हो गए। कुछ नहीं, जैसे हम जोड़ करते वैसे करने हैं। 5 का भाग 15 के अंदर देंगे, 3 बार जाएगा और 3 को हमने जब 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे? 9। तो ये तो भिन्न बन गए आपके 9/15 की 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को अंश से गुणा कर लिया तो 9/15 हो गई। दूसरा यहाँ 3 का भाग दिया, 5 बार गया और 5 को 2 से गुणा किया 10, ये बन गए आपके 10/15। ठीक है। अब 15 का भाग 15 में 1 बार, तो 1 को 7 से करेंगे तो 7, ये तो आपके पहले से ही 7/15। 5 का भाग यहाँ 3 बार, 3 को 4 से करेंगे 12, 12/15। अब हमें क्या करना था? बड़ी एवं छोटी भिन्न का अंतर। तो पहले अब ये बताओ कि जब हर समान हो गए हैं तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी बेटा? 12/15। 12/15 किसकी रूपांतरण है? 4/5 की। तो बड़ी भिन्न अगर हम लोग बात करें, बड़ी भिन्न की बात करें तो ये तो हो गई आपके 4/5। छोटी भिन्न इसमें कौन सा? 7/15। तो सबसे छोटी भिन्न जो रह गई है वो कौन सी रह गई है? 7/15। ये ध्यान रखना है। अब इनका क्या करना था? अंतर। अंतर हम लोग जब भी करते हैं तब क्या करते हैं? सामान्य से बाकी करनी है। अब भिन्नों की बाकी करनी है तो बड़ी भिन्न है 4/5 माइनस 7/15। फिर लसब 15 आया, फिर लसब 15 आया, क्योंकि दोनों में 15 का भाग जा रहा है। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया 12, माइनस 15 का भाग 15 में 1 बार और 1 को 7 से गुणा किया 7, 12 में 7 गए 5, 5/15। कोई ऑप्शन है आपके 5/15? नहीं है। नहीं है इसका मतलब भिन्न को सरल किया गया। सरल करना, जब अंश और हर दोनों में हम भाग देंगे तो अंश में 5 का भाग 1 बार या 5 का भाग 3 बार, 1/3। 1/3 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1/3 है, एकदम सत्य। ऑप्शन ए 46वें का आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक बर्तन का 2 सहित 1/2, एक बर्तन में 2 सहित 1/2 लीटर दूध है। यदि उसमें से 1 सहित 3/4 लीटर दूध का उपयोग कर लिया गया है
तो बर्तन में कितना दूध शेष है, बस सामान्य सी बात है, कुल दूध आपको बता दिया गया है कि कुल जो दूध है बर्तन के अंदर वो कितना है बेटा, वो है 2 सहित 1/2। मिश्र भिन्न के अंदर है और मिश्र भिन्न को हमेशा अनुचित भिन्न में बदला जाता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 1 5, 5/2, 5/2 लीटर कुल दूध है। इसमें जो उपयोग लिया गया है, उपयोग मतलब पी लिया है, चाय बना ली है या कुछ भी कर लिया है, जो उपयोग किया गया दूध है वो 1 सहित 3/4 है। तो 1 को 4 से गुणा किया 4, 4 और 3 7, 7/4, 7/4 उपयोग कर लिया है। अब शेष कितना रहा है, तो शेष निकालने के लिए हमें डायरेक्ट 5/2 कुल था और कुल में से जो उपयोग किया है 7/4 वो निकाल लिया, लसब इनका भी 4 आ गया। अब 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 10 से 5 से गुणा किया, सॉरी 10, 4 का 4 में 1 बार, 1 को 7 से किया हमने तो 7, 10 में से 7 गए 3, 3/4, 3/4 लीटर दूध आपके शेष रहेगा। 3/4 लीटर कोई ऑप्शन है, 1/2 लीटर ये नहीं है, 3/4 लीटर ऑप्शन बी आपका एकदम सत्य होगा। 47 नंबर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 5 किलोग्राम 75 ग्राम को ग्राम में परिवर्तित करने पर मान कितना होगा। बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि एक जो किलोग्राम होते हैं इसमें 1000 ग्राम होते हैं, एक जो किलोग्राम होते हैं इसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 1000 बराबर 5000 ग्राम। 5000 ग्राम तो ये हो गए, प्लस 75 ग्राम और है तो 5000 ग्राम प्लस 75 ग्राम करेंगे तो टोटल आपका उत्तर आएगा 5075 ग्राम। 5075 ग्राम। ऑप्शन ए 575 ग्राम नहीं है, ऑप्शन बी 5075 ग्राम एकदम सत्य है। ऑप्शन बी आपका 48वें का सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, एक बस प्रातः 8:45 पर शहर ए से रवाना होती है। शहर जो ए है इससे कोई बस निकलती है सुबह के समय 8:45 पे, ठीक है। दोपहर के समय वो शहर बी में पहुंच जाती है। शहर जो बी है यहां पर दोपहर में 2:15 पर है जो पहुंचती है। यात्रा के दौरान कितना समय है जो लगा है, मापन से संबंधित प्रश्न है, इससे पीछे वाला भी मापन से संबंधित था। तो यात्रा में कुल समय कितना लगा है, समय से संबंधित अक्सर एक प्रश्न अवश्य आपसे पूछा जाता है, कुछ नहीं है कुल घंटे डायरेक्टली आपको काउंट कर लेने हैं। अब करने का सामान्य तरीका है कि हम लोग अगर 12 बजे तक देखें, 12 बजे तक देखें तो 8:45 से जब हम 12 बजे तक जाएंगे तो ये आपके 9:45, 10:45, 11:45 मतलब 3 घंटे और 15 मिनट, ये तो हो गया आपके 12 बजे तक, और ऊपर 2 घंटे और 15 मिनट और है। कहने का मतलब 3 और 2 5 घंटे, 15 और 15 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट का कुल है जो समय लगेगा, जो ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए सत्य है। ये सीधा जोड़ना ही होता है समय को और इसका कोई अन्य तरीका नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको समय को जोड़ना अच्छे से आना चाहिए। 5 घंटे और 30 मिनट आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 64 मीटर है। वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। लगभग चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं वो वर्गाकार मैदान होता है। और इसका परिमाप मतलब जो चारों ओर का माप है, ये जो माप है इसका, और ये माप बताया गया है आपको 64 मीटर। ये माप कितना है, 64 मीटर है। अब ये 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जब वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं, वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं तो चारों भुजाओं को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो चारों भुजाओं का जो माप है एक ही माप होता है, समान होती है, 4 गुणा भुजा कर लेते हैं चारों से। तो अब 4 गुणा भुजा किया तब 64 आया। कहने का मतलब हमें भुजा मालूम नहीं है, क्योंकि हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा को भुजा से गुणा करने के लिए पहले हमें भुजा मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चारों ओर का जो माप है ये 64 जो मीटर है वो बताया गए हैं। अब एक भुजा का माप कितना है ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम 4 गुणा ए बराबर, ये मतलब भुजा 64 है तो 4a बराबर क्या हो गया 64। तो a बराबर क्या हो जाएगा 64 में 4 का भाग देंगे 16 मीटर। क्या आ जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर क्या आया है आपके एक भुजा का है जो माप आया है। अब हमें क्या करना है,
भुजा का स्क्वायर। भुजा का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 को 16 से गुणा करना है, तो 16 को 16 से गुणा करना है क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो उस मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुणा जब 16 करेंगे तो 256 वर्ग जो मीटर है, वर्ग मीटर आपका उत्तर आएगा। 256 वर्ग मीटर। पहला 128 ये नहीं होगा, दूसरा 256 वर्ग मीटर एकदम सत्य है। बस परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा निकाल के सीधा आप गुणा कर दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 51। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 20, चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर 4 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी। अब कोई पार्क बना हुआ है इस प्रकार से, आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई मतलब ये जो भाग है ये 20 मीटर है, चौड़ाई मतलब ये 15 मीटर है। अब इसके चारों ओर जब आप चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर आप जब चक्कर लगाएंगे मतलब सीधी सी बात, अभी हमने वर्ग के चारों ओर का माप परिमाप, आयत के चारों ओर का माप आयत का परिमाप। तो चक्कर लगाने में 4 चक्कर लगाने में कुल दूरी कितनी होगी, तो हमें पहले आयत का परिमाप निकालना है। जब हम आयत का परिमाप निकालते हैं तो आयत का परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपना है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपको 20 दे रखी है और चौड़ाई 20 प्लस 15 कितने हो गए 25। और हम 25 को जब 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 25 नहीं 35, 20 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो 35, और 35 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 70 मीटर। 70 जो मीटर है ये इसके चारों ओर का माप आया है, परिमाप। अब एक बार का जो माप है, कोई व्यक्ति एक बार जब दौड़ेगा इसके चारों ओर तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 70 मीटर। आपको बोला है वो 4 चक्कर लगाएगा, तो 70 को 4 से गुणा कर लेना है, 7 चौक 28 मतलब 280 मीटर कुल वो दूरी तय करेगा। ऑप्शन ए 70 मीटर। एक बार दौड़ेगा तो, 2 बार दौड़ेगा तो 140 मीटर रहेगा। अब उसने बोला 4 बार दौड़ेगा तो 280 मीटर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। 51 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52 है, दो संपूर्ण कोणों का अनुपात 4:5 है, इनमें से छोटे कोण का मान कितना होगा। समपूरक कोण, हमने कोण के अंदर भी चर्चा की थी, पिछले टेस्ट के अंदर भी हमने चर्चा की थी कि समपूरक जो कोण होते हैं, समपूरक जो कोण होते हैं इनका मान होता है 180 डिग्री। दो जो समपूरक कोण होंगे इनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आपको बोला है कि दो समपूरक कोण का अनुपात दे रखा है, अनुपात में कोई दे रखे हैं कि उसमें छोटा कोण, जो छोटा अनुपात है वो छोटा कोण। तो हमने मान लिया छोटा जो कोण है, छोटा जो कोण है वो तो है आपका 4x, और जो बड़ा जो कोण है, बड़ा जो कोण है वो क्या है 5:5 है तो 5x। अब हमें क्या करना है, छोटे कोण का मान निकालना है। संपूरक मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 4x, जो 4x है प्लस इसमें 5x हम जोड़ते हैं तो इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री रहता है। तो 4 और 5x को जोड़ दिया तो 9x के बराबर तो 180 डिग्री आ गया। अब हमें x का मान निकालना है तो 180 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 20 डिग्री आपका मान आएगा। किसका मान आएगा, x का मान 20 डिग्री आया। अब छोटे कोण को हमने क्या माना है 4x, तो 4 को गुणा कर लेना है 20 से, और 20 चौक हो जाते हैं 80। 80 डिग्री का जो कोण होगा वो छोटा कोण होगा। पहला 40 डिग्री नहीं है, दूसरा 80 डिग्री। ऑप्शन बी आपके एकदम सत्य होगा। इस टाइप के बहुत से प्रश्न हमने कक्षाओं के अंदर पहले कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि लगभग सभी विद्यार्थी जो ध्यान देते हैं, अक्सर मैं कहता हूं कि गणित कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक बार बताने से आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। समझाने के बाद उसी टाइप के प्रश्न आप जब तक बार बार घर पे नहीं करते हो बेटा, तब तक गणित कभी समझ नहीं आएगी, चाहे कितना भी किसी भी प्रकार से कैसा भी आपको समझा दें। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण 55 डिग्री और 65 डिग्री है, तीसरे कोण का मान क्या होगा और वह किस प्रकार का कोण है। मतलब कोण का मान भी बताना है और कोण का प्रकार कौन सा है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, कैसा कोण है वो आपको बताना है। अब हमें ये मालूम है कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज जो होता है इसके तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आपको दो कोण दे दी है, दो कोण दे दी है, एक तो 55 डिग्री है प्लस दूसरा 65 डिग्री है, तीसरा हमें मालूम नहीं है, तीसरा कोण हमारा x है। अब तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम जब
इन दोनों कोणों को अच्छे से जोड़ लेते हैं तो 55 और 65 हो गए 120 डिग्री प्लस x बराबर आपके 180 डिग्री हो गया। अब हमें x कोण का मान निकालना है तो 180 जब हम पक्षांतरण करेंगे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 में से 120 निकाल लेंगे तो 60 डिग्री का कोण बचेगा। 60 डिग्री का कोण बचेगा। 60 डिग्री का जो कोण होता है वो कैसा होता है, कौन बताएगा कमेंट में। 60 डिग्री का जो कोण होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 60 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो ये 60 डिग्री 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। पहला ऑप्शन ये आपका क्या कह रहा है कि 60 डिग्री और न्यून कोण। दूसरा 60 डिग्री और अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है बेटा। तो ये किसी ने कर दिया भूल तो उसकी गलती रही है, सुधार करें कि अगले टेस्ट में आप ऐसा ना करें। 70 डिग्री मान ही नहीं आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है और 90 डिग्री का समकोण जरूर होता है, लेकिन यहां आपका उत्तर 60 डिग्री और न्यून कोण ऑप्शन ए एकदम सत्य होगा। अगला प्रश्न सरलीकरण से संबंधित है। व्यंजक 18 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 4 गुणा छोटा कोष्टक 8 माइनस 6 सारे कोष्टक बंद। अब देखो इधर क्या कह रहा है, 18 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक, ये मेरा मंझला कोष्टक है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। 4 फिर गुणा करना है 8 माइनस 6 छोटा कोष्टक बंद, ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब मैंने आपको जब सरलीकरण पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि सरलीकरण के अंदर बोर्ड मास का नियम लागू होता है और बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले आपको कोष्टक को हटाना होता है और कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा और मंझला। मंझला मतलब जो बीच का होता है, जो न तो बड़ा है और न छोटा है। तो हम छोटे का ख्याल है जो घर में सबसे ज्यादा रखते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है कि छोटे को सबसे पहले निपटाना है। सबसे पहले जब कोष्टक हल करेंगे तो छोटे कोष्टक को करेंगे। अब छोटे कोष्टक में क्या क्रिया है कि 8 में से 6 घटाना है, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 का या 18 लिख दें। बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 4 गुणा 8 में से 6 गए, कितने बच गए, 2 मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब इसकी बारी आएगी छोटे के बाद में। अगर हमारे पास 3 लड्डू हैं या 2 लड्डू हैं तो छोटे को तो हमने मान रख के 1 लड्डू दे दिया, फिर बड़े उसका जो बड़ा मंझला है उसको देंगे और अंत में सबसे जो बड़े कोष्टक है उसको निपटाएंगे। तो इसमें तो 4 गुणा 2 करना है, तो 18 प्लस बड़ा कोष्टक 6 माइनस 4 गुणा 2 करेंगे कितने हो जाएंगे, 8, 4 दूनी 8 बड़ा कोष्टक। अब हमें बड़े कोष्टक को निपटाना है और 6 में से 8 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे बेटा, 18 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस 2, क्या रह गया है, माइनस का 2 रह गए हैं। बाहर प्लस का अंदर माइनस का है, जब कोष्टक खुलेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो 18 माइनस 2 बराबर 16 आपका उत्तर होगा और ऑप्शन ए के अंदर भी क्या है, 16। तो 54 का ऑप्शन ए एकदम सत्य होगा। अगला प्रश्न, एक पंचभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। एक पंचभुज, पंचभुज का मतलब 5 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है वो पंचभुज है। जैसा ऐसा मान सकते हैं अपन, इस प्रकार का जो आकृति है ये पंचभुज है। अब इसका परिमाप मतलब ये चारों ओर का माप, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का जो है वो आपके 120 सेंटीमीटर है। मैंने अंदर भले लिखा है, अंदर का माप हमेशा क्षेत्रफल होता है, चारों ओर का जो माप है वो आपके 120 सेंटीमीटर है। इसकी 4 भुजाएं, कोई भी मान लो भुजा 1 2 3 और 4, 4 भुजाओं की लंबाई का योग 96 मीटर आपको दे रखा है। तो 5वीं भुजा मतलब ये जो भुजा है इसका मान कितना होगा। अब देखो पंच जो भुज है, पंचभुज है, इस पंचभुज का आपको क्या दे दिया है, पंचभुज का परिमाप कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। 4 जो भुजाएं हैं, 4 भुजाओं की लंबाई दे रखी है आपको। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 96 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी क्या है, 5वीं भुजा। अब 5वीं भुजा निकालनी है तो कुल 5 भुजाओं का मान आपको दे रखा है 120 और 4 का अलग से दे रखा है। तो 120 में जब 4 भुजाएं निकाल देंगे तो पीछे जो भुजा बचेगी वो 5वीं बचेगी। तो 5वीं भुजा का मान आ जाएगा 120 में से 96 माइनस करेंगे बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर एकदम सत्य है। 55 का ऑप्शन नंबर बी
आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, अब जो प्रश्न नंबर 56 से लगाकर हम लोग बात करने वाले हैं 60 तक, ये 5 प्रश्न आंकड़ों के प्रबंधन जो आपका टॉपिक है एक, उससे रिलेटिव दिए गए हैं। देखो एक बात ध्यान रखनी है कि नवोदय हर वर्ष एक प्रश्न देता है आंकड़ों के प्रबंधन से रिलेटिव। ये 100% सत्य है, एक प्रश्न तो आना ही आना है। आज दिन तक तो एक आया है, हो सकता है इस बार प्रश्नों वालियों की संख्या कम हो, 2 दे दे तो एक अलग बात हो सकती है लेकिन इस बार हमने 5 प्रश्न इस टेस्ट के अंदर लिए हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी खपत ज्यादा रहती है, चाहे पीपीटी के तौर पे बात करें चाहे पेपर के तौर पे करें। इसलिए आपको अलग अलग टाइप के 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं आंकड़ों के प्रबंधन के इस पेपर के अंदर, जो आपने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से किए होंगे। और इसमें 56 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र आलेख, एक चित्र आलेख दिया है, आपको दिख रहा होगा आसानी से। इस चित्र आलेख में एक फल विक्रेता के द्वारा 4 दिनों में बेचे गए सेवों के डिब्बों की संख्या आपको बताई गई है। पैमाना यह है कि एक जो सेव का डिब्बा है, एक सेव जो दिख रही है इसके बराबर 10 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 10 डिब्बे। 4 बार, सोमवार को 3 बेचे हैं, मंगलवार को 4, बुधवार को 2 और गुरुवार को फिर 4 अलग अलग बेचे हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि मंगलवार को बुधवार की तुलना में, मंगलवार को बुधवार की तुलना में कितने अधिक डिब्बे बेचे गए हैं वो बताने हैं। तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी कि मंगलवार को बेचे कितने हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो एक सेव के बराबर 10 डिब्बे हैं और मंगलवार को 1 2 3 4 5 ना, मंगलवार को कितने हैं? 5 डिब्बे यहां से बेचे गए हैं। तो हम लोग करेंगे 5 को 10 से गुणा, कितने हो गए? 50 डिब्बे। कितने डिब्बे बेचे भाई? 50 डिब्बे है जो कब बेचे गए हैं? मंगलवार को बेचे गए हैं। अब आता है बुधवार, तो बुधवार को 1 और 2 डिब्बे बेचे गए। तो बुधवार को कितने बेचे गए बेटा? 2 डिब्बे बेचे गए। तो बुधवार को हम 5 को किससे गुणा कर लेंगे? सॉरी 5 नहीं, 2 को 10 से गुणा कर लेंगे। 5 डिब्बे तो मंगलवार को बेचे गए थे, तो 2 गुणा 10 20 डिब्बे हो गए। अब आपसे जो प्रश्न किया गया है कि मंगलवार को बुधवार से कितने ज्यादा, तो मंगलवार को तो 50 बेचे गए हैं और बुधवार को 20 बेचे गए हैं, कितने ज्यादा हो गए? 30 डिब्बे हैं जो ज्यादा बेचे गए हैं। 30 डिब्बे जो होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 डिब्बे और ऑप्शन बी 30 डिब्बे एकदम सत्य होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक दंड आलेख आपको दे रखा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, और एक विद्यालय में 170 विद्यार्थियों द्वारा स्कूल आने के साधनों को दर्शाता है। देखो कोशिश हमने की है, आसानी से प्रश्न दिख जाएगा, नहीं तो आपके पास पेपर है आप आराम से उसके अंदर भी मिला सकते हैं कि एक विद्यालय के अंदर 170 विद्यार्थी जो आ रहे हैं उनके आने के जो साधन है उनका एक दंड आलेख यहाँ बनाया गया है। उन विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है जो स्कूल आने के लिए निजी वाहनों का उपयोग नहीं करते। निजी वाहनों का उपयोग, निजी वाहन में स्पेशल दिया है कि कार और ऑटो। अब आप साइकिल को भी निजी वाहन ना मान ले, इसलिए स्पेशल कोष्टक के अंदर लिखा है कि कार या ऑटो का उपयोग नहीं करने वाले। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं? हमको स्पष्ट मिल गए हैं कि कुल विद्यार्थी तो कितने हैं? 170 विद्यार्थी हैं। एक बात तो ये प्रश्न के अंदर पहले से क्लियर दे दी है, नहीं तो आप यहां से भी जोड़ेंगे 60 और 30 90 50 140 140 और 30 170 विद्यार्थी विभिन्न साधनों से आते हैं। आपको कार और ऑटो, तो यहां पर ये कार है और यहां ऑटो है, तो कार से कितने विद्यार्थी आते हैं बेटा? कार से आते हैं आपके 30 विद्यार्थी, और जो ऑटो है इस ऑटो से आते हैं आपके 10 विद्यार्थी। कार से सॉरी 20 विद्यार्थी आते हैं, कार से 20 विद्यार्थी आते हैं और ऑटो से 10 विद्यार्थी आते हैं। कुल जो इन दोनों से, इन दोनों का उपयोग करके कुल जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 30। अब आपसे ये पूछा गया है कि स्कूल आने के लिए निजी वाहन का उपयोग नहीं करते, मतलब कार और ऑटो का उपयोग नहीं करते, तो 30 जने हैं, इनको जब हम निकाल लेंगे कुल विद्यार्थी 170 में से, तो बाकी जो विद्यार्थी हैं वो कार और ऑटो का उपयोग नहीं करते। तो कुल 170 हैं और इसमें से 30 जने ऐसे जो निजी वाहनों से आते हैं, तो पीछे बच गए 140। 140 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या करते हैं? निजी वाहनों का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे बस से आता है कोई, साइकिल से आता है कोई, पैदल आ रहा है, तो साइकिल को इन्होंने वाहन के अंदर शामिल नहीं किया, वैसे और पैदल को भी नहीं शामिल किया है और बस को भी सार्वजनिक में शामिल किया गया है। तो कार और ऑटो के अलावा 140 विद्यार्थी होंगे और ऑप्शन ए के अंदर ही आपके 140 विद्यार्थी पड़े हैं। ऑप्शन ए एकदम सत्य होगा। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 58 की तरफ। यहां भी एक दंड आरेख
दिया है, एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई। विभिन्न कक्षा के अंदर कक्षा 6 में 30, कक्षा 7 में 45, कक्षा 8 में 60, कक्षा 9 में 40 और कक्षा 10 में 25। कुल 200 छात्र हैं। अब इनको अगर हम जोड़े हैं तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो 200 हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत, ऐसे प्रश्न मैंने क्लास के अंदर भी करवाए हैं कि प्रतिशत आपके सीधे तौर पर प्रश्नावली नहीं है, लेकिन आंकड़ों के प्रबंधन से जोड़ के प्रतिशत का प्रश्न दिया जा सकता है, जैसे आपको ये दिया है। तो कुल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी या कुल छात्र जो भी हैं वो कितने हैं, 200 हैं। अब कक्षा 8 में पढ़ने वालों को आपको, तो कक्षा 8 का ये है स्तंभ, कक्षा 8 सबसे ऊंचा, 60 विद्यार्थी हैं। कक्षा 8 के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं आपके 60। इनका प्रतिशत निकालना, जब भी प्रतिशत निकालना हो जिसका पूछा गया वो ऊपर रहेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या नीचा, गुणा 100 करेंगे तब प्रतिशत निकलेगा। तो कक्षा 8 में तो 60 विद्यार्थी हैं, कुल 200 हैं और गुणा करना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो को हमने काट दिया, 2 का भाग 60 में 30 बार, 30% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, कक्षा 8 के अंदर है। ऑप्शन ए 20% नहीं है, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% आपके एकदम सत्य होगा। तो प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक पुस्तकालय द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में जारी की गई कुल 180 पुस्तकों को दर्शाता है। संख्या आपको साथ में टोटल करके दी गई है कि कुल जो इस पाई चार्ट के अंदर पुस्तकें हैं वो 180 पुस्तकें हैं। इन दिनों प्रतिदिन जारी की गई पुस्तकों का औसत क्या होगा, प्रतिदिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। वैसे पुस्तकें तो अलग अलग जारी हुई है, सोमवार को 36 हुई है, मंगलवार को 42 हुई है, बुध को 48 हुई है, गुरु को 24 हुई है और शुक्रवार को 30 हुई है। औसत रूप से कितनी हुई? अब औसत जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, राशियों का योग करते हैं, राशियों का योग करते हैं और राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या करते हैं। अब ये आपको प्रश्न वैसे बहुत सिंपल करके दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है कि राशियों का योग पहले से बता दिया है कि 180 पुस्तकें, ठीक है। राशियों की संख्या मतलब जो कुल दिन कितने, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन ऊपर पहले से लिखे हैं 5 दिनों के। तो कुछ नहीं करना है, राशियों का योग 180 है और इसमें 5 का भाग दे देना है। तो 5 का भाग 18 में तो जाता है 3 बार बेटा, फिर 3 रह गए शेष, 30 में जाएगा आपके 6 बार लगभग। तो 36 आपके जो है वो क्या रहेगा, औसत रहेगा। औसत रूप से प्रतिदिन 36 पुस्तकें हैं जो दी गई हैं। ऑप्शन ए 34 नहीं है, ऑप्शन बी 35 नहीं है, ऑप्शन सी 36 एकदम सत्य होगा। उम्मीद है कि आंकड़ों के प्रबंधन में सबके सही हो रहे होंगे। अलग अलग टाइप के हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि किस किस के आंकड़ों के प्रबंधन में 5 के 5 हो रहे हैं और अन्य रिवीजन में जो 15 प्रश्न दिए उसमें से कितने हो रहे हैं। टोटल 20 में से 20 जिसके हो रहे हैं उसके गणित का रिवीजन अच्छा है। बाकी वाले बेटा आप ध्यान दीजिए, आप जब तक घर पर गणित को नहीं मिलाएंगे, वापस अपने हाथ से नहीं करेंगे, गणित के स्कोर में वृद्धि आपके नहीं हो पाएगी। अब प्रश्न नंबर आज के हमारे टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। नीचे दी गई सारणी में एक विद्यालय के कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं उपस्थित विद्यार्थियों को दर्शाती है। किस कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है? एक सारणी दे रखी है, इसमें कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं और उपस्थित आज कितने हुए वो संख्या दी है। अनुपस्थित सबसे ज्यादा कौन सी कक्षा के अंदर है? किस कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? अनुपस्थित मतलब सबसे ज्यादा जो एब्सेंट विद्यार्थी है वो कौन सी क्लास में? कक्षा 6 में कुल 40 विद्यार्थी हैं, 36 उपस्थित हैं, मतलब 4 इसमें अनुपस्थित हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कक्षा 7 में 50 विद्यार्थी हैं और 42 उपस्थित हैं, मतलब कक्षा 7 में 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ठीक है। कक्षा 8 में 45 विद्यार्थी हैं और 45 ही उपस्थित हैं, मतलब 0 विद्यार्थी अनुपस्थित है, कोई भी अनुपस्थित नहीं है। कक्षा 8 के बच्चे सारे होनहार हैं, सारे समय पे आ रहे हैं, पूरे के पूरे विद्यार्थी। तो कक्षा 9 में 35 विद्यार्थी हैं, उसमें से 30 आए हैं, मतलब 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब क्या पूछा, किस कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कौन सी कक्षा में? तो देखो कक्षा 7 के अंदर 8 विद्यार्थी, कक्षा 7 के अंदर 50 में से 42 आए हैं, 8 नहीं आए, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक कक्षा किसमें होगी? कक्षा आपके 7 के अंदर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कक्षा 6 में तो 4 ही है, नहीं होगा। कक्षा 7 में 8 है बिल्कुल, और कक्षा 8 में तो 0। सबसे कम अगर आपको पूछ लें अनुपस्थित, यहाँ सबसे अधिक पूछा गया तो ये हो जाता, ठीक है। और कक्षा 9 में भी 5 है, दूसरे सबसे ज्यादा अनुपस्थित कक्षा 9 में है। तो ऑप्शन बी आपके एकदम सत्य होगा प्रश्न नंबर 60 का।
ये आपके गणित का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें बेटा।